सबसे पहले मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के अपने सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। यह अवसर है हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के 3 सफल वर्ष पूरे होने का। यह खुशी का अवसर है जिसे मैं आपके बीच मौजूद रहकर बांटना चाहता था, मगर कोविड की दुश्वारियों के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहा हूं। जयराम जी ने की सरकार 3 साल सफलतापूर्वक चलाई, इसके लिए वे और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। मगर इस बधाई की बड़ी हकदार यदि कोई है तो वह हिमाचल की जनता भी है, जिन्होंने आप लोगों को यह मौका दिया है। लोकतंत्र में हर चुनी हुई सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह जनता के सामने अपने कामकाज का हिसाब किताब प्रस्तुत करे। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि जयराम जी की सरकार इस दायित्व को पूरी ईमानदारी से निभा रही है। पिछले 3 सालों में केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर हिमाचल प्रदेश में विकास रूपी व्यास की जो नई धारा बहाई है, उससे प्रदेश की आम जनता की जिंदगी में काफी बदलाव आया है। चूंकि मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर ने अपने संबोधन में बहुत सी बातें आप सबके सम्मुख पहले ही रख दी हैं, इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। आज के अवसर पर अच्छा रहा होता कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा भी मौजूद होते और उनका भी संबोधन हम सबको सुनने को प्राप्त होता। लेकिन जैसा आपको बताया गया है, इस समय अस्वस्थ होने के कारण नहीं हो पा रहे हैं। हम उनके स्वास्थ्य लाभ की हार्दिक कामना करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी ने इस बात की भी जानकारी दी कि हमारे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शांता कुमार जी और साथ ही साथ भाभी जी यानी उनकी धर्मपत्नी भी वह कोरोना के कारण अस्वस्थ हैं, इसलिए आज उनके भी शीघ्र स्वास्थ्य की मैं ईश्वर से कामना करता हूं। साथियों, मैं अपनी बात केवल एक बात पर फोकस करूंगा कि कैसे पिछले 3 सालों में हिमाचल प्रदेश ने एक बड़ा परिवर्तन आया है। पहले क्या होता था कि हिमाचल प्रदेश कम आबादी वाला एक छोटा पहाड़ी राज्य है, इसलिए वहां रिसोर्सेस की कोई खास जरूरत नहीं है। इस सोच के कारण केंद्र से हिमाचल को दी जाने वाली धनराशि काफी कम हुआ करती थी। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक सरकार थी तो हिमाचल प्रदेश को महज 22,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जबकि उनके समय में वहां प्रदेश में उन्हीं की सरकार थी। जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई तो हमने यह सोच बदल दी और हमने उसके साइज के हिसाब से नहीं बल्कि उसकी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखना प्रारंभ किया। हालात बदल गए और केंद्र से हिमाचल प्रदेश को 3 गुने से भी अधिक धनराशि मिलनी प्रारंभ हो गई। यह भी रही है कि सरकार रही या हिमाचल प्रदेश से दोनों का ही एक भावनात्मक रिश्ता हमेशा कायम रहा। अटल जी के लिए जहां हिमाचल उनका दूसरा घर था, मोदी जी के लिए हिमाचल उनकी काफी समय तक कर्मभूमि भी रही है। दूसरा बड़ा अंतर रहा सुशासन और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का, कमिटमेंट का, क्योंकि हमारे लिए सत्ता कभी सुख भोगने का साधन नहीं, सत्ता हमारे लिए आम लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का जरिया रही है। इसलिए जब कभी भी भाजपा की सरकार कहीं बनती है तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य होता है कि जनता की समस्याओं का समाधान करें और उनका केवल फौरी समाधान नहीं बल्कि अस्थायी समाधान करें। साथियों, मैं एक नहीं एक उदाहरण दे सकता हूं, मगर समय उदाहरणों की संख्या सीमित रखूंगा। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में
सबसे बड़ी समस्या कनेक्टिविटी की रही है। और चाहे वह रोड कनेक्टिविटी हो या टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, इनके लिए यदि किसी सरकार ने पूरे मनोयोग से काम किया है तो हमारी सरकारों ने किया है। आपको याद होगा, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो पहली बार देश के ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ने का सिलसिला उन्होंने प्रारंभ किया था और इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। मैदानी राज्यों में सड़कें बनाना आसान होता है और वहां दूरियां भी आसानी से तय की जा सकती हैं, जबकि पहाड़ों में हालात ठीक इसके उल्टे होते हैं। इसलिए हिमाचल जैसे राज्य में सड़क का बनाना बड़ी बात है और मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी होती है कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश समेत देश भर के अधिकांश गांवों को एक पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 1 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के 2564 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। आज इनमें से 2359 गांवों को पक्की सड़क के माध्यम से जोड़ दिया गया है। 205 गांवों को भी सड़क मार्ग से जोड़ने का काम चल रहा है, यह मुझे बताया गया है। इसके लिए मैं हिमाचल राज्य के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर जी को तहे दिल बधाई देना चाहता हूं और उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक यह सारा काम अगले साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 2 के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों को चौड़ा करने और बेहतर बनाने का भी काम चल रहा है। यह काम भी 2022 तक यानी जयराम जी की सरकार के 5 साल पूरे होने से पहले पूरा हो जाएगा। मैं बधाई देता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर को कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में हिमाचल प्रदेश को जम्मू और कश्मीर राज्य के बाद देश में दूसरा स्थान मिला है। इतना ही नहीं, मंडी जिला तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के इंप्लीमेंटेशन में पूरे देश में नंबर 1 जिला घोषित हुआ है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। पहाड़ी राज्यों में हाईवेज बनाने का जो काम पिछले 3 वर्षों में हुआ है वह भी अपने में बेमिसाल है। पर पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, यह अंतर केवल भाजपा सरकारों के कारण ही आया है। इसी साल साथियों अक्टूबर में, जैसी कि मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा की है, रोहतांग पर वर्षों से लंबित पड़ी टनल का काम पूरा कर दिया गया। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने अटल टनल राष्ट्र को समर्पित करके हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के हिस्से के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी मुहैया करा दी। अटल टनल के बन जाने से जहां सेना के जवानों को पहुंचने में सुविधा होगी, वहीं आलू की फसल देश के बाकी इलाकों में यानी इस देश के जवानों और किसानों के बारे में सोचने वाली और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने और अस्थायी समाधान का काम यदि कोई सरकार करती है तो हमारी सरकार करती है। साथियों, देश में सेना के जवानों की बात चलती है तो अपने आप ऊपर आ जाता है। यहां ऐसा कोई गांव नहीं है जहां एक भी व्यक्ति सेना में ना हो। शौर्य और पराक्रम की परंपरा हिमाचल की नसों में दौड़ती है। आजाद भारत का पहला परमवीर चक्र पाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल के थे और जो सबसे हाल में परमवीर चक्र पाने वाले थे ऐसे कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार भी इसी हिमाचल के पुत्र रहे हैं। साथियों, जब देश की सेनाओं में कोई अपनी सेवा देता है तो वह एक जज्बे के साथ जाता है कि वह देश की हिफाजत करेगा, मगर उसे इसका भी भरोसा होता है कि चिंता भी करेगा।
वर्षों तक इस देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने वाले सैनिक प्रतीक्षा करते रहे कि सरकार उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन का हक देगी, मगर इस हक को पाने के लिए भी उन्हें 2014 तक का इंतजार करना पड़ा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद देश की जनता से किया हुआ अपना यह वादा निभाया और वन व्यवस्था करके देश के हक दिया है। हिमाचल वासियों को भी हुआ है। के साथ साथ इस देश के किसानों के कल्याण के लिए भी अगर कोई सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है तो वह मोदी जी और जयराम जी की नेतृत्व वाली सरकारें कर रही हैं। कृषि और किसान कल्याण के लिए सबसे पहली बार अटल सुधार करने का सिलसिला प्रारंभ किया था। यह मेरा सौभाग्य है कि कृषि मंत्री के रूप में मुझे भी काम करने का मौका मिला है। जब मैं कृषि मंत्री बना तो मेरे सामने बड़ी चुनौती थी कृषि की इनपुट कास्ट को कम करने की। उस समय देश में कृषि कार्यों के लिए बैंकों से 14 से लेकर 18% की दर पर कर्ज दिया जाता था। मुझे यह बात बहुत खटकती थी कि एक तरफ मोटर गाड़ी खरीदने के लिए 8% की दर पर कर्ज दिया, एग्रीकल्चर जैसे प्रोडक्टिव काम के लिए बैंक 14 से लेकर 18% की ब्याज दर वसूल रहे हैं। उस समय देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे श्री जसवंत सिंह जी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं। उनसे मैंने किसानों के हित में ब्याज दर कम करने का आग्रह किया। अटल जी ने स्वयं वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी से बात की। पहले तो वह सहमत नहीं हुए, मगर जब अटल जी मान गए, उसके बाद भाजपा का अध्यक्ष था तो भाजपा कृषि कार्यों के लिए ब्याज दर घटा। उस समय कई राज्यों में ब्याज दरें घटा दी गईं और कर्नाटक में तो 0% ब्याज दर पर वहां के मुख्यमंत्री उस समय भी येदियुरप्पा जी थे, उन्होंने कर दिया था। यानी कृषि को लाभकारी बनाने का जो बड़ा सुधार कार्यक्रम अटल जी के दौर में शुरू हुआ था, उसे आज मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक नई ताकत देने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में कृषि कल्याण की दृष्टि से लिए गए सारे कदमों की चर्चा तो नहीं करूंगा, मगर इस साल जो 3 नए कृषि कानून बने हैं उन पर अपनी बात थोड़ा विस्तार से जरूर करना चाहूंगा। इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज जहां चाहें वहां बेचने की सही मायनों में आजादी मिली है और अपनी फसल को बेचने में होने वाली समस्याओं का अस्थायी समाधान भी उन्हें मिला है। अब इस देश का किसान मंडी में अपनी मेहनत गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। इन कृषि कानूनों के बन जाने के बाद देश का हर किसान पूरे देश में कहीं भी जहां उसे बेहतर कीमत मिले अपनी फसल बेचने के लिए पूरी तरह से आजाद होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग जो किसानी का क भी नहीं जानते, ऐसे आसमानी किसान हमारे भोले भाई बहला फुसलाकर उन्हें दूसरी दिशा रहे हैं। पर जैसे जैसे हमारे किसान भाई इन कानूनों का उद्देश्य समझते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी चिंताएं दूर होती जाएंगी। वैसे 2 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े प्रभावी तरीके से इन कृषि कानूनों से जुड़ी सारी आशंकाओं को पूरी तरह से दूर कर दिया है। साथियों, इस ऐतिहासिक उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है जो लोग किसानों के नाम पर अपने निहित स्वार्थ साधते थे। उनका धंधा खत्म हो जाएगा, इसलिए जानबूझकर देश के कुछ हिस्सों में एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि हमारी सरकार एमएसपी की व्यवस्था खत्म करना चाहती है, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। वह प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग द्वारा प्रस्तावित एमएसपी फार्मूले को
स्वीकार किया है और उसी फार्मूले के तहत देश में अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जा रही है। इसी साल यह कानून लागू होने के बाद रबी की घोषणा की गई है, जिसमें लगभग 1.5 गुने से वृद्धि की गई है। एमएसपी खत्म करने का इरादा कभी था, न है और न आगे कभी होगा। यहां तक कि मंडी व्यवस्था भी कायम रहने वाली है। दुष्प्रचार करके किसानों को भड़काने की यह कोशिश कतई कामयाब नहीं होगी, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। एक बड़ा दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। किसानों से जो भी करार होगा वह उनकी उपज का होगा और उनकी जमीन का नहीं होगा, और जो करार करेगा यदि वह तय की गई राशि से कम भुगतान करेगा तो किसान उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार की मदद ले सकता है। साथियों, किसान अपनी फसल को जहां चाहे, जैसे चाहे और जिसको भी चाहे बेचने के लिए आजाद है। यदि किसान द्वारा बेची फसल पर कारोबारी को अधिक लाभ होता है तो उसे उस लाभ के अनुपात में किसानों को बोनस भी देना होगा। इससे बड़ी और दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती? हिमाचल प्रदेश में किसानी के साथ साथ बड़े पैमाने पर बागवानी भी होती है। नए कृषि कानूनों के अंतर्गत अब सरकार देश में 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बनाने जा रही है। यानी किसान और बागवान अब यदि चाहें तो खुद ही अपनी फसलों को प्रोसेस करके उनमें वैल्यू एडिशन करके अपने उत्पादों को स्वयं बाजार में बेच सकते हैं। भारत के किसानों और बागवानों के हित और कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता तो दीनदयाल जी उपाध्याय के जमाने से ही है। इस पथ से हमें कोई दुनिया की ताकत डिगा नहीं सकती। साथियों, इन कानूनों के बन जाने से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, मगर कांग्रेस देश के किसानों को गुमराह कर रही है। पिछले कुछ दिनों से इन हुए कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार द्वारा कृषि मंत्री के स्तर पर किसानों से बातचीत भी हुई है। हमारी सरकार कृषि कानूनों के माध्यम से हम किसानों की आमदनी बढ़ाने का रास्ता खोलना चाहती है। कृषि क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं पैदा करने के लिए भी व्यापक सुधार करना चाहती है। जब भी इस देश में व्यापक सुधार हुए हैं उनका असर दिखने में थोड़ा समय लगा है। चाहे 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय हुए आर्थिक सुधारों की बात हो या अटल जी की सरकार द्वारा किया गया सुधार हो, उनका लाभ जनता को मिलने में कम से कम कुछ समय लगे हैं। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की गई है। 4-5 साल न सही, कम से कम 2 साल तक इस नए कृषि सुधारों के परिणाम की तो प्रतीक्षा की ही जा सकती है। हमारी सरकार ने साथियों बहुत सोच समझ के और सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर नए कृषि कानून बनाए हैं। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि कम से कम 1.5-2 साल इन कृषि सुधारों के असर को देख लीजिए। यदि इसके बाद किसानों को लगता है कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है तो सरकार इन कानूनों के बारे में पुनः आपके साथ चर्चा करके किसान कल्याण के जो आवश्यक होगा वह करेगी। साथियों, आज भारत में पहली बार इस देश के गांव, गरीब और किसान के कल्याण के लिए इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। गांव गरीब भी किसान की हमारी सरकार कोई कसर, किसान की चर्चा मैंने अभी की, मगर गरीबी इस देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। गरीबी समाज का एक ऐसा अभिशाप है जो व्यक्ति को कई और समस्याओं से घेर देता है। इसलिए जब से देश आजाद हुआ तो इस देश में गरीबी को कम करने, मगर सही मायनों में
मगर किसी सरकार ने पहली बार गंभीरता की सरकार थी। अटल जी ने अंत्योदय योजना के माध्यम से इस देश के गरीबों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया। जहां अटल जी ने गरीबों को भूखमरी से राहत दी, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो गरीबों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से एक नहीं 3-3 योजनाएं प्रारंभ की। यह गांधी जी और दीनदयाल जी के अंत्योदय की अगली सीढ़ी है। साथियों, चाहे गांधी जी हों या दीनदयाल जी, सबने यह माना है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। इसके बावजूद लंबे समय तक गांव, गरीब किसान उपेक्षा के शिकार रहे हैं। कल्पना कीजिए उन गांवों की जहां आजादी के 70 सालों बाद, कल्पना कीजिए लाखों गांवों की सालों तक शौचालय तक नहीं थे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव तक शौचालय पहुंचाया है, बिजली पहुंचाया है, सड़क पहुंच रही है, गरीबों को उनके सिर पर छत मुहैया कराई जा रही है। और जल्द ही वो दिन दूर नहीं जब हर गांव में नल होगा और हर नल में जल होगा। और इस काम को तो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जयराम जी ठाकुर के नेतृत्व में प्रारंभ कर दिया। और यह काम इसलिए संभव हुआ है और हो रहा है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने इस देश की जड़ों को सींचने का फैसला लिया है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही घोषित किया था कि मैं अपनी सरकार देश के गरीबों को समर्पित करता हूं। साथियों, नतीजा सामने है कि अब देश का बजट केवल शहर की ऊंची अट्टालिकाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है, बल्कि अब गरीब की झोपड़ी को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। क्या आप कि 25 लाख करोड़ रुपए व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निवेश करने का फैसला किया गया है। 3.5 लाख करोड़ रुपए तो केवल हम हर घर जल पहुंचाने के लिए हमारी सरकार खर्च करने जा रही है। जहां 2014 में देश की कुल 59 ग्राम पंचायतों के ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे, वह संख्या आज 1.25 लाख ग्राम पंचायतों से अधिक हो चुकी है। मित्रों, आज भाजपा सरकार काम और विकास का दूसरा पर्यायवाची। जिस तरह गांधी जी का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में स्वयं उभर कर आती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेते ही अंत्योदय की भावना भी स्वयं उभर कर आती है। उसी तरह आज भाजपा और मोदी जी का नाम लेते ही सुशासन, विकास और दृढ़ संकल्प की भावना स्वयं उभर आती है। कुछ लोग भाजपा को 2014 या फिर तो 1999 में आई मानते हैं, पर भाजपा 2014 या 1999 की देन नहीं है। इन सालों में तो यह बस औपचारिक और आधिकारिक रूप से देश की सेवा में आई है। असल में भाजपा भारतीय जनता की दशकों की आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों की यह अभिव्यक्ति है, जिनका आजादी के कुछ समय बाद ही शासन से मोह भंग हो गया था। इस देश की जनता ने पल का देशवासियों को उस दिन मिला जब कश्मीर आकर उसे भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। हमारे देशवासियों को अपने धैर्य का फल उस दिन मिला जब हमारी सेनाओं ने सीमा पर जाकर आतंकियों और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हमारे देशवासियों को अपने धैर्य का फल उस दिन मिला जब हर घर की बहू बेटियों को घर में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा मिली। हमारे देशवासियों को अपने धैर्य का फल उस दिन मिला जब उनकी आस्था के केंद्र पर उनकी आस्था का मंदिर बनना शुरू हुआ। हमारे देशवासियों को अपने धैर्य का फल उस दिन मिला जब हमारी सुरक्षा के लिए देश की सीमाओं से लगे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना प्रारंभ हुआ। साथियों,
साल के शुरुआती दिनों में जब कोविड महामारी के कारण अच्छे भले बड़े और साधन संपन्न राष्ट्र धराशायी हो गए, आर्थिक और तकनीकी रूप से संपन्न, उन्होंने इस संकट के सामने घुटने टेक दिए। उन्हें भारी मात्रा में जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ा। उस समय भी हमारे देश ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपेक्षाकृत कम नुकसान उठाया। न केवल कम नुकसान, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस आपदा को अवसर में भी बदला है। हम उन क्षेत्रों में भी अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में आगे बढ़े जो अब तक अछूते थे। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति का वरदान प्राप्त है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के पर्यटकों के लिए हिमाचल का आकर्षण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक पिछले साल यानी 2019 में 1 करोड़, यदि इस साल कोविड संकट नहीं आता तो मेरा मानना है हिमाचल आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ पार कर जाती। और हमारी हिमाचल की सरकार ने श्री जयराम जी ठाकुर के नेतृत्व में ऐसे हालात वहां पैदा किए हैं कि पर्यटकों के अंदर एक विश्वास और भरोसा पैदा हुआ है। साथियों, लगभग 68 लाख की आबादी वाले इस प्रदेश में अपनी आबादी से 3 गुना पर्यटकों का सत्कार करने की क्षमता मौजूद है। कम पूंजी में अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता होती है। और मुझे खुशी है अब पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी संख्या में होम स्टे की सुविधा मौजूद है। अतिथि देवो भव के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों ने पर्यटकों के लिए अपने घर के द्वार खोले हैं और इसकी चर्चा अब हर तरफ होती है। आज पूरी दुनिया में जब होम स्टे का चलन बढ़ रहा है तो हिमाचल प्रदेश के होम स्टे के मॉडल को पूरे भारत में रिप्लिकेट करने की जरूरत है। और मुझे जानकर हैरानी हुई कि 80,000 से अधिक होम स्टे फैसिलिटीज हैं। और मुझे याद है हिमाचल में होम स्टे फैसिलिटीज का चलन 2008 में जब प्रोफेसर प्रेम कुमार जी धूमल वहां के मुख्यमंत्री थे तब शुरू हुआ था। उसी साल दुनिया की जानी मानी होम स्टे कंपनी एयरबीएनबी की भी शुरुआत हुई थी। और आज एयरबीएनबी के अंतर्गत 40 लाख घर जुड़े हुए हैं। यदि हिमाचल प्रदेश के होम स्टे मॉडल को सफलतापूर्वक अन्य प्रदेशों में भी अपनाया जाए तो अकेले भारत में एक नहीं, एयरबीएनबी जैसे लॉजिंग कंपनी खड़ी हो सकती। साथियों, पर्यटन 21वीं सदी का सबसे बड़ा इंप्लॉयमेंट जनरेटर, भारत में इसकी अपार संभावनाएं हैं। विदेशी पर्यटकों के साथ साथ हमें घरेलू पर्यटकों पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश एक मामले में भारत का टूरिज्म मॉडल बन सकता है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और साथियों, आज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कई कामों की कुछ कामों का जिक्र करना चाहूंगा जो जनता के कल्याण के लिए किए गए हैं। आयुष्मान भारत देश भर में गरीबों वंचितों का इलाज सुनिश्चित करने के लिए सबसे बड़ी योजना तो है ही, पर सरकार द्वारा शुरू की गई हिम केयर योजना उन परिवारों के इलाज को भी सुनिश्चित करता है जो इस आयुष्मान भारत योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। इस सोच के लिए और इस काम के लिए मैं पुनः जयराम जी ठाकुर और उनकी सरकार को मैं बधाई देता हूं। इसी तरह गृहिणी योजना की चर्चा हुई। गृहिणी योजना भी उज्ज्वला की एक एक्सटेंशन योजना है जो महिलाओं को कर उन्हें खुशहाल जीवन। संभवतः हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने इस योजना को प्रारंभ किया है। इसके लिए मैं पुनः जयराम जी ठाकुर की सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं। ये एक योजना जिसके बारे में मुझे पता चला है
जिसका मैं जिक्र यहां करना चाहता हूं वह है बेटी है अनमोल योजना। इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की बेटियों को उनकी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बेटी का जन्म होने पर ही हिमाचल प्रदेश सरकार 10,000 रुपया की छात्रवृत्ति पोस्ट ऑफिस या फिर बेटी के बैंक खाते में जमा कर देती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बेटियों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक 300 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता, किताबें तथा यूनिफॉर्म खरीदने के लिए प्रदान की जाएंगी। यदि बेटी 12वीं कक्षा के बाद स्नातक के पाठ्यक्रम में अपनी पढ़ाई जारी रखती है तो उसे 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथियों, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना, बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना और बुजुर्गों के लिए यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन की व्यवस्था की गई है। और जैसा जयराम जी ने बतलाया कि जिनकी 70 साल से ऊपर उम्र हो जाती है वो हिमाचल में 15। तो मैं जयराम जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आज हम लोगों की भी 70 साल की उम्र हो जाएगी और हिमाचल में आ जाएंगे तो ये सुविधा हम सबको भी प्राप्त होगी या नहीं होगी? पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित अटल आदर्श विद्या केंद्र, जिनमें कई विद्यालय केवल बालिकाओं के लिए बनाए जाएंगे। राज्य सरकार की जनता के प्रति यह निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। साथियों, आज हिमाचल विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका प्रमाण है कि अभी कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश के मंडी, शिमला, कांगड़ा जिलों की 4 पंचायतों को भारत सरकार पंचायती राज विभाग की वार्षिक पत्रिका में स्थान। यह उपलब्धि मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय पहल करने पर मिली है। इनमें से मैं भवारना विकास खंड की आइमा पंचायत को खास करके बधाई देना चाहता हूं, जिसने मात्र 3 माह में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए एक प्लांट तैयार किया और लोगों को रोजगार दिया गया। इस प्लांट से पूरे शहर के किचन वेस्ट और अन्य वेस्ट को खाद में परिवर्तित करके इसका उत्पाद तैयार किया जाता है। श्री जयराम जी ठाकुर की सरकार लोगों के विकास के लिए पूरी तरह से और हमेशा यह सुनिश्चित करती है उसके लोगों के विकास भी नहीं आना चाहिए। साथियों, इसीलिए मुझे बताया गया है कि नई राहें, नई मंजिलें योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण करने में देरी को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा और देरी के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि श्री जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल और हिमाचल वासियों के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। मैं एक बार फिर हिमाचल की सरकार राम जी ठाकुर के कुशल नेतृत्व के 3 बेमिसाल साल पूरे होने पर उन्हें अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और आगामी वर्षों में वे इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ काम करते रहें, ऐसी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।